हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी। चलिए आज कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म व्हाइल ट्रांसफरिंग द एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट में कर रहे हो, ठीक है। तो हम जब ट्रांसफर करते हैं हम एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन में। एसेट चली गई हमारे यहाँ से, टू एसेट्स गई कहाँ? रियलाइजेशन में। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये एंट्री करते हैं हम। यही पूछा हुआ है, द रियलाइजेशन अकाउंट इज। इसको क्या किया हमने? डेबिट करा, तो रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड। अगर क्वेश्चन ये होता, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म व्हाइल ट्रांसफरिंग द एसेट टू रियलाइजेशन एसेट अकाउंट इज। एसेट अकाउंट फिर क्या आ जाता? फिर आंसर बन जाता हमारा क्रेडिटेड। क्रेडिटेड। मैसर स्टेशनरी मार्ट विल बी डेबिट द परचेज ऑफ स्टेशनरी टू। स्टेशनरी अकाउंट ना, स्टेशनरी परचेज करी, स्टेशनरी अकाउंट कर दे। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखिए, आपका जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो आप, जिस चीज का, मान लो किसी क्लोथ का बिजनेस है, ठीक है, तो क्लोथ का बिजनेस है, उसने क्लोथ परचेज करा, सेल करा, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज एंड सेल। जिस चीज का बिजनेस होता है वो आप खरीद बेच रहे हो तो परचेज सेल यूज होता है। मान लो इसने स्टेशनरी खरीदी क्लोथ वाले ने, तो ये किस में अकाउंट में डालेगा? स्टेशनरी अकाउंट में। ठीक है जी। अब एक और बिजनेस है, ये फर्स्ट क्लोथ का बिजनेस इसका। अब स्टेशनरी वाले का बिजनेस है, उसने स्टेशनरी खरीदी, क्योंकि बिजनेस स्टेशनरी का है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा? परचेज एंड सेल यूज करेगा। ठीक है जी। तो स्टेशनरी का इनका बिजनेस है, ये देखिए, तो उसने स्टेशनरी अगर खरीदी है तो डेबिट करेगा। ये स्टेशनरी अकाउंट को नहीं, परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि इसका बिजनेस ही वही है। जिस इसका बिजनेस है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज एंड सेल्स। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स वर लॉन्च्ड इन द विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर। जो डिस्ट्रिक्ट, देखो इसका नाम बता रहा है, सबसे पहले डीआईसी की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। फिर किस लेवल पे होते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाते हैं। किस लिए खोले जाते हैं? जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनकी हेल्प करने के लिए खोले जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए खोले जाते हैं, उनको काफी हेल्प देते हैं ये अनाउंसमेंट इनकी हुई थी 77 में, अनाउंस हो गए थे, लेकिन जो ये लॉन्च हुआ था ये हुआ था मई 1978 में ये लॉन्च हुआ था। लिस्ट रिस्क फाउंड इन। सबसे कम रिस्क किसमें था? देखो भाई, जिंदगी में ही रिस्क है हमारा, सबसे बड़ी बात तो है ना भाई। कब किसी को भगवान बुला ले, रिस्क है ना, रिस्क तो हर चीज में है। एम्प्लॉयमेंट में भी रिस्क है, प्रोफेशन में भी रिस्क है, बिजनेस में भी रिस्क है। लेकिन इसने क्या वर्ड पूछा है? लिस्ट रिस्क, सबसे कम रिस्क किसमें है? बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लार्ज स्केल पे बिजनेस हो सकता है, बिजनेस में ज्यादा रिस्क होता है। प्रोफेशन मीन्स डॉक्टर, सीए, इसमें कम रिस्क, इसमें ज्यादा रिस्क, इसमें कम रिस्क। और एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम रिस्क, अगर आपकी जॉब चल गई रिस्क उसमें भी है, बट सबसे कम रिस्क क्या है? एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है जी। जॉब में कम रिस्क है, उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगा हुआ ना, आपका बिल्कुल भी पैसा तो नहीं लगा हुआ ना जॉब में। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मुझे नहीं समझ में आई ये लाइन, हो भी सकती है नहीं भी, चलो मैंने इसको इग्नोर कर दिया एक मिनट के लिए, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया, चलो मैं आगे जाती हूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस। पॉसिबिलिटी हो सकती है, व्यवसाय में हानि की संभावना हो सकती है, बिल्कुल। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड बाय हैंड, हैंड दोनों साथ साथ चलते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। ये तो श्योर, ठीक है मेरा। ठीक है। लव, सिंपैथी एंड अफेक्शंस आर द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी टू टाइप की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका मोटिव मनी अर्न करना होता है, नॉन इकोनॉमिक जिनका मोटिव मनी अर्न करना नहीं होता। तो ये मैं पक्का श्योर हूँ, ये तो गलत है। ये कौन सी एक्टिविटी है? ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। अब थर्ड वाला तो नहीं है, मैं कंफर्म। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ भी थर्ड है, यहाँ भी थर्ड, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑल ऑफ द अबव में भी थर्ड आ गया, है ना, तो ये भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा। ये मैंने इसलिए लिया, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हमें फर्स्ट लाइन से समझ नहीं आता, तो आप उसको इग्नोर करो, सेकंड लाइन पे आओ। ठीक है, फिर ऑप्शन से इलिमिनेट करने की कोशिश करो, और हमें नहीं भी आता जब भी हमारा आंसर बन जाता है। ये तो खैर इजी था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है ही, प्रॉफिट अर्न करना, इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन से भी हमें अगर आंसर नहीं आ रहा, घबराना डरना नहीं है, ऑप्शन से भी सोल्व हो जाते हैं कई बार, हर बार नहीं ऑप्शन से सोल्व होते, लेकिन काफी बार हो जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट पूछा हुआ है? फॉल्स है। जो बिल्स ऑफ रिसीवेबल है, इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो। हमने जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, थ्री टाइप के पढ़े थे इसमें। एक बिल पढ़ा था, एक प्रोमिसरी नोट्स पढ़ा था, ठीक है, और क्या था? थर्ड थर्ड भूल गई मैं, जल्दी बताओ। चेक था। ठीक है, तीन थे, बिल्स, प्रोमिसरी नोट और चेक थे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये तो सही है। बी आर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। जो बी आर है वो ड्रॉई की तरह एक्सेप्ट होना चाहिए, ये भी सही है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या प्रोमिसरी नोट भी एक्सेप्टेंस मस्ट है प्रोमिसरी नोट की?
नहीं, प्रोमिजरी नोट लिखता ही जिसने पैसे देने हैं वो है, तो उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा जरूरी नहीं होती, इसकी एक्सेप्टेंस मस्ट होती है। देयर कैन बी थ्री पार्टीज, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज हैं, हाँ, ड्रॉयर ड्रॉयर पे, तीन पार्टी हो सकती है, ड्रॉयर जो लिख रहा है बिल को, ड्रॉई जिसने एक्सेप्टेंस दी है, पे जिसको पैसा मिलेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तुम्हारा सीधी सी बात है, ये गलत हो गया। ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो वैलिड है, ओरल नहीं होता, रिटर्न में होता है, इसकी डेफिनेशन में भी यही है, रिटर्न डॉक्यूमेंट। और दूसरा अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं होनी चाहिए अटैच। ठीक है, तुम्हारा गलत हो गया, फॉल्स, कौन सा, ये फॉल्स। ABO is drawn on 1st April 2024, payable after 3 months, the due date of bill is, सिंपल सा क्वेश्चन, 3 मंथ है, 1 अप्रैल, 1 मई हो गया 1 मंथ, 1 जून ये हो गया 2 मंथ, 1 जुलाई ये हो गया 3 मंथ हो गए। प्लस में 3 डेज ग्रेस के भूलने नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया 4 जुलाई। डीटीएच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय, डीटीएच सर्विस कौन देता है, डीटीएच की फुल फॉर्म डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम। भाई जो हमारे घर में टीवी वगैरह चलते हैं, ठीक है, जैसे टाटा स्काई, डीटीएच का एग्जांपल है, जैसे टाटा स्काई है, एयरटेल है, ये क्या दे रहे हैं हमें, सर्विस दे रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से हमें कोई भी प्रोग्राम देखने हैं तो हम देख सकते हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सेल्यूलर कंपनीज। ठीक है जी, देख लो, डीटीएच लिखा हुआ है, सैटेलाइट सर्विस है, ये एक सैटेलाइट सर्विस है जो अपने कस्टमर को देते हैं। ठीक है जी। इसके बदले में आप सेटअप बॉक्स लगा के ले सकते हो, इसके बदले में आपसे पैसे लेंगे, ये सिंपल सी बात है, आप वो हमें पे करने पड़ेंगे, ऐसे तो सर्विस मिलती नहीं। दूसरा, ये किस लिए कौन दे रहा है, ये सेल्युलर कंपनीज दे रही है, अपने कस्टमर को दे रही है, जैसे टीवी चल रहे हैं हमारे घर में, ठीक है, सेटअप बॉक्स के थ्रू, टाटा स्काई हो गया, एयरटेल हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का क्या फंक्शन पूछा हुआ है, फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन में आपने इंश्योरेंस कंपनी को, एलआईसी को पैसा दिया है, एलआईसी उसको इन्वेस्ट करती है, आगे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। रिस्क सेविंग, अब मेरे को लॉस होता, अब मेरे जो लॉस की, जो फायर लगी, मान लो मैंने फायर इंश्योरेंस लिया, फायर लगी तो मुझे लॉस बियर करना पड़ता है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे लॉस की भरपाई कर देगी, तो रिस्क शेयर हो गया। बहुत सारे लोग होते हैं, सब में रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लैंडिंग ऑफ फंड, इनका मेन फंक्शन, इनका जो फंक्शन है वो लैंडिंग ऑफ फंड्स नहीं है, ठीक है, रिस्क शेयरिंग है, कैपिटल फॉर्मेशन है, लैंडिंग ऑफ फंड इनका फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या अप्लाई नहीं होता है। पहला ही आ जाएगा, इंडेमनिटी मीन क्षतिपूर्ति। देखो, जीवन कुदरत का दिया गया एक अनमोल तोहफा है, ठीक है जी, जिसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती, अगर जीवन चला जाए उसकी किसी भी पैसे से कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, आपको पैसा मिल गया, लेकिन बंदा थोड़ा ना मिला आपको। ठीक है, तो उससे उसकी भरपाई नहीं, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। आग लगी, उसकी भरपाई हो सकती है, कैसे, आपने और सामान लेके आ जाओगे जो आपका सामान जल गया, पर लाइफ की कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ वापिस नहीं आ सकती है, तो इसलिए इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट लाइफ पे कभी भी अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, द टर्म बिजनेस मीन्स एन एंटरप्राइज और अ फर्म इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मतलब क्या है, सही है भैया, ट्रेड कर रहे हो आप गुड्स और सर्विस का। द टर्म सर्विस में क्या क्या है, इंटेंजिबल, ठीक है, बिजनेस में क्या आता है, टेंजिबल, बिजनेस में आप टेंजिबल दे रहे हो चीज, प्रोडक्ट। सर्विस में आप इंटेंजिबल प्रोडक्ट देते हो, जैसे आपने हेयर कट करवा लिया, प्रोडक्ट, ये सर्विस होगी। सच एज अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी, एजुकेशन, ये सारी सर्विस हैं, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी सर्विस हैं, बिल्कुल ठीक। इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड बिजनेस एंटरप्राइज आर मच डिपेंडेंट टू द बिजनेस सर्विस। देखो, बिजनेस में क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए हमें चाहिए क्या, ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए, पैसा चाहिए, तो बैंक भी चाहिए, बिल्कुल बिजनेस सर्विस के बिना ये हो भी नहीं सकता है। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी सर्विस इन पे डिपेंड करता है, तो सारे ठीक हो गई, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इफ द बिल इज एक्सेप्टेड एंड अमाउंट इज गिवन बिफोर द ड्यू डेट, देन द बिल इज सेड टू बी, बिल को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे आ गए, तो आपने कहा मैं जल्दी पे कर देता हूँ, बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से आप पहले ही पे कर देते हो, इसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, रिटायरमेंट ऑफ ए बिल, रिटायर्ड आ जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट्स इज नॉट अ क्विक करंट एसेट्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, निकालनी है तो आपको एसिड एसेट चाहिए, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज चाहिए आपको, तो कौन सी नहीं आएंगी। तो इसमें जो करंट एसेट लेते हो उसमें से आप क्या लेस करते हो, स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कर देते हो, तो आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। करंट एसेट लो, स्टॉक माइनस करो और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो। तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास क्या है, स्टॉक है, तो स्टॉक नहीं लेते हम एसिड टेस्ट रेशियो। Insurable interest in the case of life insurance
शुड बी एट द टाइम। ओ देखो, एक क्वेश्चन से चार पांच क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो जब लॉस हो तो वो लॉस आपका लॉस होना चाहिए। देखो जैसे हस्बैंड वाइफ है, वाइफ को कुछ हुआ तो हस्बैंड का लॉस है, हस्बैंड को कुछ हुआ वाइफ का लॉस है। आपके गुड्स को, आपने फायर इंश्योरेंस दिया, आपके गुड्स को लॉस हुआ तो आपका लॉस है ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिससे आपको फर्क पड़ रहा है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया। इन केस ऑफ लाइफ, इन लाइफ इंश्योरेंस शुड बी एट, लाइफ इंश्योरेंस में जो है वो किस टाइम होना चाहिए, देखो वो होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में या टेकिंग द पॉलिसीज। ठीक है, एक ही बात है, टेकिंग पॉलिसीज। लाइफ इंश्योरेंस में कब होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब आपने लिया। एग्जांपल से समझाती हूँ, मान लो एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, 4 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया, इंश्योरेंस वाइफ के नाम पे था, पैसा किसको मिलेगा, वाइफ को मिलेगा। ठीक है जी, अब वो ये नहीं कह सकता कि मेरा तो अब डाइवोर्स हो गया, ये पैसे मुझे दे दो उसका हस्बैंड। ठीक है, तो एंड में नहीं देखा जा रहा, कब देखा जा रहा है, स्टार्टिंग में देखा जा रहा है। हो सकता है में बाद में नहीं बने, उनकी सेपरेट हो जाए, वो चीज मैटर नहीं करेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो देखा जाएगा, स्टार्टिंग का मैटर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर फायर इंश्योरेंस हो जाए तो यही सेम क्वेश्चन है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस शुड बी एट द टाइम ऑफ फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होगा, टेकिंग पॉलिसी लॉस ए एंड बी, जब हो जाएगा ए एंड बी। फायर के केस में क्या होगा, दोनों टाइम इंटरेस्ट देखा जाता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम देखा जाएगा। इसको मैंने पता कैसे जान सकता है, दोनों तरफ लगी ये आग, टेकिंग द पॉलिसी भी, टेकिंग मूवी में देखा होगा ना, दोनों तरफ लगी ये आग, टेकिंग पॉलिसी भी और लॉस के टाइम एंड में भी, दोनों टाइम देखा जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं बना दूं, अगर मैरिन इंश्योरेंस है तो कैसे होगा, मैरिन इंश्योरेंस है तो कैसे होगा, जो समुद्र वाला बीमा है, समुद्र का मैरिन वाला, तो उस केस में कैसे होगा, उस केस में होगा एंड में नुकसान, जो नुकसान के टाइम, लॉस के टाइम एंड का देखा जाएगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड को कंसिडर करेगा। ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस में स्टार्टिंग, लाइफ में, लाइफ शुरू में, मैरिन में एंड, ऐसे भी याद कर सकते, लाइफ शुरू में, मैरिन एंड में, बीच का फायर दोनों को ले लेते हैं, फायर दोनों को लेते हैं, एंड भी और वो। फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस क्या है, फुल फॉर्म इसकी, रोलिंग टर्न ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रुप सेटलमेंट, रियल टर्न ग्रुप रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। जब क्या होता है, आपको फंड ट्रांसफर करने हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना है, तो आप एनईएफटी यूज कर सकते हो, यूज भी करा होगा आपने। आरटीजीएस कुछ लोगों ने यूज भी करा होगा। आरटीजीएस के थ्रू पैसा भेज सकते हो, आईएमपीएस के थ्रू भेज सकते हो, ठीक है जी। इन सब के थ्रू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ऐसे आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जा रहा है। जब एनईएफटी से जाएगा, देखो इमीडिएट पेमेंट, इसी में तो उसी टाइम टाइम हो जाता है। एनईएफटी में बैचेस बनते हैं, आपने भी ट्रांसफर करना है, कर दिया, मैंने भी कर दिया, तो 30-30 मिनट के तक जितने ट्रांजेक्शन आ जाएंगे उसका बैच बन जाएगा और फिर उसको ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। लेकिन आरटीजीएस में रियल टाइम, उसी टाइम ही साथ के साथ ये करते जाते हैं, इसमें जल्दी हो जाएगा ट्रांसफर। फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज, फॉरेन ट्रेड को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं फॉरेन ट्रेड को, एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। आइटम्स इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर कोल्ड, जो नेगेटिव लिस्ट में है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, वो कौन सी गुड्स होती हैं, नेगेटिव लिस्ट में है जिनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उनको बेच सकते, जैसे ड्रग्स होगी, ये किस लिस्ट में है भाई, इनको आप खरीद बेच नहीं सकते। नेगेटिव लिस्ट में जो मनाही है बिल्कुल ही, वो है प्रोहिबिटेड गुड्स, प्रोहिबिटेड गुड्स। If the net profit before interest and tax is 32,000 and the interest charges rupees 4,000, then the interest coverage ratio, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीवी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट लेना है आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का प्रॉफिट लो डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस लो। तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 32,000 है हमारे पास, और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस भी दे रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 4, 8 पे कट जाएगा, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। विच टाइप ऑफ डिवेंचर्स आर ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, कौन से डिवेंचर्स हैं जिनको आप सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है जी, ओनली डिलीवरी द्वारा जो स्थानांतरित हो जाते हैं वो ऋण पत्र कौन से हैं, रिडीमेबल है, बियरर है, सिक्योर्ड है, कन्वर्टेबल। देखो डिवेंचर होते हैं, उनको आप अपने को ट्रांसफर करना है ना, तो ट्रांसफर डीड के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जिसका नाम है उसका कट जाएगा, अब जो नया ओनर है उसका नाम रजिस्टर्ड में लिख दिया जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ये पूछा सिर्फ हमें डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाएगा, सिर्फ आपने दिया और ट्रांसफर हो गया, वो होता है बेरर, जिसके हाथ में है। बेरर का मतलब क्या, जिसके हाथ में वही उसका मालिक। जैसे 100 का नोट है, मुझे मिल गया, अब 100 का नोट है, ठीक है, मार्केट में चलते हुए भी मेरे हाथ में है, मैं कहूंगी मैं इसकी मालिक हूं, तो मेरा है।
ठीक है, उस पर नाम थोड़ा ना लिखा होता है किसी का। देखो लिस्ट वन और लिस्ट टू है, मैच करना है। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सिक्योरिंग कोऑपरेशन, चोक आउट द ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। आपको जो सबसे आसान लग रहा है ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करो, जो आपको सबसे आसान लग रहा है पहले वो करो। अब मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है। इन सबको पढ़ने के बाद तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखो सिक्योरिंग द कोऑपरेशन प्लान है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ना कम्युनिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद देखो लीडरशिप क्या करता है, लीडर क्या करता है, कोऑपरेशन लेगा सबका, स्क्योरिंग भैया मेरे साथ मिलके काम करो, अपने फ्लोर्स का कोऑपरेशन लेगा। ये हो गया, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं है, चलो कोई नहीं, हम मैच कर लेते हैं। मोटिवेशन में आप क्या करते हो, लोगों को जब मोटिवेशन आता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका डेवलप होता है, आप में मोटिवेशन आ गया, हम पेपर को क्रैक कर सकते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आप में डेवलप होगा। फिर क्या रहेगा, जॉब एनालिसिस में क्या होता है, आप प्लान करते हो कितने बंदे हमें लेने हैं, किस टाइप के बंदे लेने हैं, कौन सा काम है, क्या स्किल्स हैं, क्या एबिलिटीज हैं, A to Z पूरी रामायण जॉब एनालिसिस में आ जाती है जॉब की। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान आप इसमें बनाते हो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।